स्वार्थ, सनक एंड संकुचित मानसिकता, यूएसए को डिफाइन करने के लिए ये 3 शब्द काफ़ी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आइए इसको समझते हैं। दुनिया में कोई भी वार हो या कन्फ्लिक्ट हो, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट यूएसए को होता ही है, और इसीलिए लगभग सारे कन्फ्लिक्ट या वार में यूएस बिकम्स ए पार्ट, और इस पार्ट होने के साथ साथ वो कई एडवांटेज लेता है, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपोर्ट, डोमिनेंस ऑफ डॉलर, जियोपॉलिटिकल कंसोलिडेशन, टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी, increase in energy exports and many other advantages. आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वार का टाइम, उसके बाद से मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, ईस्ट एशियन क्राइसिस, साउथ एशियन क्राइसिस, या अफ़गानिस्तान का क्राइसिस हो, इराक का क्राइसिस हो, इन सब क्राइसिस के बाद यूएसए और बेटर और पावरफुल पावर निकल के सामने आया है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अभी रिसेंटली अगर यूक्रेन और रसिया का कन्फ्लिक्ट देखें तो इट वाज स्टार्टेड इन फरवरी 22। अब फरवरी 22 से लेकर अभी तक जो यूएसए ने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है यूक्रेन को और इस वार में, वो है लगभग $180 बिलियन। इसका मतलब ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। किसी और कंट्री के वार के लिए यूएसए क्यों इतना खर्च कर रहा है? बट जब इसके एडवांटेजेस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई यूएसए इज सो इंटरेस्टेड इन दैट वॉर। तो देखिए, सबसे पहले तो उस टेन्यूर को अगर एनालाइज करें इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट, तो यूएसए ने इसी टेन्यूर में लगभग 400 से $500 बिलियन के आसपास का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। इस वार के थ्रू यूएसए ने यूरोपियन कंट्रीज में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट किया, और इसके कारण ये यूरोपियन कंट्री, स्पेशली यूरोपियन यूनियन, अपने डिफेंस बजट में इंक्रीमेंट किए। ये इंक्रीमेंट छोटा मोटा नहीं है, ये लगभग 233% है। 233% डिफेंस बजट में इंक्रीमेंट हुआ, और इसका सीधा बेनिफिट किसको हुआ? डिफेंस एक्सपोर्टर्स ऑफ यूएसए। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, डिफेंस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन भी बढ़ा, शेयर मार्केट में उनका प्राइस भी बढ़ा, इससे जॉब भी यूएसए में क्रिएट हुआ। तो टोटल इकोनॉमी को सपोर्ट मिला इससे। तो डिफेंस जियोपॉलिटिकल कंसोलिडेशन तो यूएसए का हुआ ही इस वार के थ्रू, क्योंकि सब एक साथ आए, फिर से एक फोर्स के रूप में खड़े होने की कोशिश किए। यूएसए और यूरोपियन यूनियन मिलके रसिया के अगेंस्ट फाइट में पार्टिसिपेट किए। तो नॉट ओनली दैट, पूरे ग्लोबल लेवल पे जो टर्बुलेंस क्रिएट हुआ, इकोनॉमिक टर्बुलेंस, उससे डॉलर डोमिनेंस भी बढ़ा, डॉलर की सुपरमेसी बढ़ी। इस वार में डिफरेंट इक्विपमेंट टेस्ट हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हो रहे हैं, एआई का इंटीग्रेशन जो हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, उस इंटीग्रेशन के बाद जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, उनका टेस्टिंग ग्राउंड बना है ये यूक्रेन और रसिया वार। तो इस वार के बाद और इस वार के कारण टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी भी यूएस डिफेंस इंडस्ट्री का बढ़ रहा है। एंड एनर्जी के टर्म में देखें तो रसिया पे सैंक्शन लगने के कारण लगभग सारे यूरोपियन कंट्री और वर्ल्ड के और कई कंट्री यूएस के तरफ और यूएस के एलाइज के तरफ देख रहे हैं एनर्जी को के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, यानी एनर्जी का भी एक्सपोर्ट यूएस से बढ़ रहा है। तो सारे तरह से देखें तो खर्च $180 बिलियन, एक भी लाइफ का लॉस नहीं है यूएसए का, लेकिन सारे डायरेक्शन में बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूएस का कोई भी जो ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल स्टेप होता है, दैट इज मेनली मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस। उसका अपना स्वार्थ होता है, उसमें जियोपॉलिटिकल बेनिफिट हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो या टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी हो। इवन इजराइल एंड ईरान वॉर भी यही रिवील करेगा कि अल्टीमेट गेनर यूएसए होने वाला है। कैसे, इसको भी समझते हैं। इस एरिया में अगर देखें तो लास्ट कई सालों से पीसफुल कंडीशन था, और इस पीसफुल कंडीशन के कारण ही अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ। अब्राहम एकॉर्ड के कारण और पीस एंश्योर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ी। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ट्रांजिट लिंकिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे थे इस एरिया में। मीन्स
लोगों का, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी का इंटरेस्ट एंड फेथ इस एरिया में बढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और इसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। नॉट ओनली दैट, बिकॉज ऑफ द पीस, लास्टिंग पीस, इस एरिया में आर्म्स एंड एम्यूनेशन की डिमांड कम हो रहे थे। कोई वार नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा और इसके कारण इस एरिया से जो यूएस में डिमांड पुश किए जा रहे थे या रखे जा रहे थे वो भी कम हो रहा था। अब जैसे ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है तो ये सारे एरिया में कन्फ्लिक्ट के कारण ये जो कंट्रीज है यहाँ पे, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर एट्सेट्रा, ये भी अब आर्म्स रेस में आ जाएंगे क्योंकि इन सबको थ्रेट है ईरान से और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास एक बेयर मिनिमम एम्यूनेशंस, आर्म्स तो रखेंगे ही। तो इससे यूएस डिफेंस इंडस्ट्री को अगेन फ़ायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म में। एनर्जी चोक पॉइंट पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उससे तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यूएस को लॉन्ग टर्म में डिफेंस और एनर्जी दोनों के सेक्टर में बेनिफिट हो रहा है और डॉलर का डोमिनेंस तो बढ़ ही रहा है और फिर से इन सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को यूएस पे डिपेंडेंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है कि कन्फ्लिक्ट के टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए कम्प्लीटली। तो इससे जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग फिर से और स्ट्रांग हो रही है यूएसए की। इसलिए हम कह सकते हैं कि यूएसए का कोई भी स्टेप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। अब आते हैं हम दूसरे एस्पेक्ट पे, दैट इज सनक। सनक का बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियर अटैक एट जापान। हिरोशिमा और नागासाकी पे सिर्फ इसलिए अटैक किया गया ताकि ये अपने न्यूक्लियर बम को टेस्ट कर सकते हैं। सोचिए, अपने न्यूक्लियर बम को टेस्ट करने के लिए लाखों लोगों को मार देना, ये सनक नहीं तो और क्या है। और ये यूएसए ने एक बार नहीं बार बार किया है। वियतनाम वॉर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ अपने सनक को पूरा करने के लिए मास किलिंग की गई। अफगानिस्तान में हुआ है, इराक में हुआ है और सेवरल प्लेसेस पे हुआ है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यूएसए अपने पर्पस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब थर्ड एस्पेक्ट आता है संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच। ये कैसे? अभी रिसेंटली जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए के इंडिया में आए थे, उनके स्टेटमेंट से डायरेक्टली ये रिवील होता है कि हाउ मीन दे आर इन देयर थॉट प्रोसेस। उन्होंने क्या बोला कि वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक विथ इंडिया दैट वी मेड विथ चाइना 20 ईयर्स एगो। उनका सिंपल ये कहना था कि चाइना के साथ ट्रेड डील साइन करके और चाइना के फेवर में कुछ क्लॉज रख के उन्होंने चाइना को सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में कंट्रीब्यूट किया है और वही चाइना आज उन्हें चैलेंज कर रहा है। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करने में या कोई भी डील साइन करने में दे विल नॉट बी लाइक दैट, दे विल नॉट गिव एडवांटेज टू इंडिया, कि इंडिया आगे आ जाए और इंडिया उनको चैलेंज कर पाए। फर्स्ट बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कंट्री किसी और के सिर्फ सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ती है। उस कंट्री के आगे बढ़ने के लिए उनके नेता और उनकी नीति और उनके वहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, न कि किसी फॉरेन कंट्री का। तो चाइना अगर आगे बढ़ा है तो उनके लीडरशिप के कारण, उनके पॉलिसीज़ के कारण, वहाँ के लोगों के हार्डवर्क के कारण आगे बढ़ा है और इसी कारण से वो आज वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। तो चाइना के डेवलपमेंट के लिए खुद को क्रेडिट लेना एक गलत बात है। दूसरी बात, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाना कि कोई हमसे आगे निकल सकता है, कोई हमारे बराबर आ सकता है, ये संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। और वही संकीर्ण मानसिकता के साथ इंडिया के साथ भी डील किया जा रहा है कि इंडिया हमसे आगे ना निकल जाए, इंडिया हमसे कोई एडवांटेज ना ले सके। और इवन ये संकीर्ण मानसिकता और नैरो माइंडेडनेस हर जगह रिफ्लेक्ट होता है कि वर्ल्ड में कहीं कोई आगे बढ़ रहा होता है तो उसको कर्व करने की कोशिश की जाती है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीस। इन दो वर्ड्स को यूज करके यूएसए कहीं भी किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में मेडलिंग करने लगता है, इंटरफेयर करता है, इवन कन्फ्लिक्ट में बदल देता है उस एरिया को और कन्फ्लिक्ट में फंसा के उस पूरे जोन को डेवलपमेंट के पाथ से डाइवर्ट कर देता है और इन सारे डाइवर्जन में उसका अपना बेनिफिट हो जाता है।
तो अल्टीमेट यूएसए का टारगेट क्या होता है कि हम बड़े बने रहें और हमारे सामने सब छोटे रहें। इवन यूक्रेन और रशिया के वॉर में रशिया को ड्रेन आउट करके उसको और छोटा करना है यूएसए का अल्टीमेट टारगेट है, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक बेनिफिट एंड टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी। अभी इसी ईरान और इजराइल वॉर में भी देख सकते हैं कि इस एरिया में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। दुबई वाज बिकमिंग बिगर एंड बिगर डे बाई डे। दुबई का नाम न्यूयॉर्क और लंदन के पैरेलल लिया जाने लगा था। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, टूरिस्ट का कॉन्फिडेंस, सबका बढ़ रहा था। वहाँ पे कई कन्वेंशंस होने लगे थे। ये शायद यूएसए को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके कारण इस पूरे जोन को टर्बुलेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया, कन्फ्लिक्टेड जोन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सारे एरिया 20 साल पीछे ड्रैग कर दिए गए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे फिर से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न बढ़ ही रहे हैं और उसके कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन होगा। और कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो जिस पेस से ये एरिया बढ़ रहा था आगे और जिस पेस से पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहा था, शायद वो पेस कम हो जाएगा और इसके कारण डेवलपमेंटल पाथ में एक ब्रेकर तो लग ही जाएगा। और ये सारे स्टेप्स यूएसए की उन्हीं 3 मानसिकता, स्वार्थ, सनक और संकीर्णता, इन्हीं तीनों का देन है। इसलिए किसी भी कंट्री को यूएसए के साथ डील करने में उनके इस बेसिक ट्रेट को समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। थैंक यू।